हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज़ में तीसरा सेशन लेने वाले हैं। तीसरा सेशन जो होगा वो जून 14 से जून 20 के बीच होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें न्यूज़ के बारे में जो करंट अफेयर्स हैं जून 14 से जून 20 के बीच की। पहली जो न्यूज़ है वो है फीफा से रिलेटेड करती हुई। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। जैसे कि हमारे यहाँ क्रिकेट में BCCI होता है, वैसे ही फीफा है इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के लिए। तो फीफा से रिलेट करते हुए न्यूज़ है। फीफा जो है एक जनरली रैंकिंग तैयार करती है एवरी ईयर हर एक फुटबॉल खेलने वाले देशों के लिए। तो उसमें फीफा ने तैयार किया है जो रैंकिंग, उसमें सबसे फर्स्ट पे है वो है बेल्जियम। कंट्री कौन सी है? बेल्जियम कंट्री है और उसके अंक हैं 1765 अंक लेकर के बेल्जियम जो है सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पे है 1733 अंक लेकर के फ्रांस, और तीसरे पे है ब्राज़ील 1712 अंक लेकर के। तो जनरली रैंकिंग में ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। हमारा इंडिया जो है, इंडिया जो है 108वें स्थान पे है, 108 नंबर पे, 108वें नंबर पे है। इंडिया जो है 108वें नंबर पे है। अब बात करते हैं फीफा की, जरा फीफा की बात करते हैं। फीफा जो है इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को, 21 मई 1904 को। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ज्यूरिख में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ज्यूरिख में। ज्यूरिख यानी जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। ज्यूरिख जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया स्विस। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है, स्विट्ज़रलैंड में। बात करें अगर फीफा की, तो फीफा की जो स्थापना थी वो हुई थी 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ज्यूरिख में। ज्यूरिख जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं, उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जियानी इन्फेंटिनो। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ज्यूरिख में। ज्यूरिख जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। अब बेल्जियम जो है, बेल्जियम इसमें फर्स्ट नंबर पे आया है। तो बेल्जियम की बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम जो है इसकी कैपिटल होती है ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल होती है। ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नेम जो है वो है, सोफी। उनका नेम है सोफी। ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है और यहाँ की करेंसी जो है वो है यूरो। अब बात करते हैं सेकंड न्यूज़ की। सेकंड न्यूज़ जो है वो टोनी ड्यून से रिलेट करते हुए। टोनी ड्यून जो है वो एक फुटबॉल प्लेयर थे। क्वेश्चन ये आएगा कि टोनी ड्यून कहाँ के रहने वाले थे। टोनी ड्यून का हाल ही में अभी निधन हो गया है। इसी हफ्ते में टोनी ड्यून का निधन हो गया है, वो मर गए हैं, ठीक है, वो हमारे बीच नहीं रहे। तो टोनी ड्यून कहाँ के रहने वाले थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोनी ड्यून जो थे वो आयरलैंड के रहने वाले थे। और ये यूरोपियन कप विजेता थे। ये यूरोपियन कप विजेता टीम के मेंबर थे, फुटबॉल टीम के मेंबर थे। तो ये आयरलैंड जो है वो यूरोपियन कप विजेता थी। तो अब बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। तो आयरलैंड की जो कैपिटल होती है वो है डबलिन। आयरलैंड की कैपिटल होती है डबलिन। और इसके प्रेसिडेंट का इस समय नेम है माइकल डी
हिगिंस, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लियो वार्डकर। लियो वार्डकर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आयरलैंड से रिलेट करते हुए 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ के कैपिटल क्या है, प्रेसिडेंट इस समय कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ के कैपिटल जो है वो डबलिन है, प्रेसिडेंट है माइकल डी हिगिंस, और प्राइम मिनिस्टर हैं लियो वार्डकर। और टोनी ड्यून जो कि एक फुटबॉल प्लेयर थे, उनका अभी हाल ही में देहांत हो गया। वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे अपने किए गए कामों की वजह से। वो यूरोपियन कप विजेता टीम के मेंबर थे, आयरलैंड टीम के मेंबर थे। थर्ड न्यूज़ है हैदराबाद पुलिस से रिलेट करते हुए। थर्ड न्यूज़ जो है वो हैदराबाद पुलिस से रिलेट करती हुई है। हैदराबाद पुलिस ने अभी इसी वीक में स्त्रियों के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। स्त्रियों के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये एक नेटवर्क की तरह है और ये स्त्रियों के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके समानता के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए रखा गया है। ये स्त्रियों का जो नेटवर्क चलाया जा रहा है हैदराबाद पुलिस द्वारा। अब बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। और यहाँ के सीएम हैं, तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के राज्यपाल, यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं, यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं तमिसिलाई सौंदरराजन। तमिसिलाई सौंदरराजन। तमिसिलाई सौंदरराजन। सौंदर्य नहीं है, सौंदरराजन है। यहाँ के राज्यपाल हैं तमिसिलाई सौंदरराजन और यहाँ के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। वर्तमान में सीएम है के चंद्रशेखर राव। तो ये हैदराबाद पुलिस ने ये तो इस तरह कार्यक्रम लॉन्च किया, ये यहाँ की करंट अफेयर में आएगा। बट ये क्वेश्चन आता है सीएम अभी कौन है, राज्यपाल कौन है हैदराबाद के। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है। इससे रिलेट करती चीज़ें आती हैं। स्त्रियों के लिए इन्होंने कार्यक्रम लॉन्च किया है, एक नेटवर्क लॉन्च किया जो महिलाओं के सशक्तिकरण, समाज में उनकी समानता के लिए, उनके प्रभुत्व के लिए लॉन्च किया गया। उसको बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है। सीएम के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल जो है वो तमिसिलाई सौंदरराजन है। सौंदरराजन हैं। फोर्थ जो न्यूज़ है वो है ए वैद्यनाथन के बारे में। ए वैद्यनाथन के बारे में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका निधन हो गया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ए वैद्यनाथन किस क्षेत्र से संबंधित थे। ए वैद्यनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ए वैद्यनाथन जो थे वो योजना आयोग से संबंधित थे। योजना आयोग से संबंधित थे। योजना आयोग के ये सदस्य थे, मेंबर थे। योजना आयोग के मेंबर थे। क्वेश्चन ये आता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये योजना आयोग से संबंधित है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे। योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे। और ये भी पूछा जाता है कि इनका कार्यकाल हो चुके थे। तो एक क्वेश्चन ये भी वहाँ से बनता है कि उनका कार्यकाल क्या था, किस समय अंतराल में वे योजना आयोग के सदस्य रहे थे। तो वो समय अंतराल था 1962 से 1972 तक। 1962 से 1972 तक वे योजना आयोग के सदस्य के रूप में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया। ए वैद्यनाथन उनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। फिफ्थ न्यूज़ जो है वो है गोदरेज ग्रुप से रिलेट करते हैं। गोदरेज ग्रुप से रिलेट करते हुए आप लोग गोदरेज के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं, जानते भी हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से। तो क्वेश्चन ये है कि गोदरेज ग्रुप के अभी एमडी एवं सीईओ, एमडी और सीईओ दोनों एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। दोनों एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो उनका नेम क्या है। क्वेश्चन ये होता है कि उनका नेम क्या है। क्वेश्चन ये है कि उनका नेम क्या है। तो उनका नेम है निसाबा गुदरेज। निसाबा गुदरेज। निसाबा
गोदरेज, इनको एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। बात करते हैं गोदरेज ग्रुप की, बात करते हैं गोदरेज ग्रुप की। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1897 में हुई थी, 1897 में हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे वो आदि गोदरेज थे, आदि गोदरेज थे, आदि गोदरेज थे, याद रखिएगा। इसके जो संस्थापक थे वो थे, हेड जो थे जिन्होंने जो इसको संस्थापित किया 1897 में, वो थे आदि गोदरेज थे। और इसका जो हेडक्वार्टर है, वो है मुंबई में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके संस्थापक थे आदि गोदरेज और उन्होंने 1897 में ये गोदरेज ग्रुप स्टार्ट किया था। और इस समय इसके एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है निसाबा गोदरेज को। इसी 6 जो न्यूज़ है वो है उड़ीसा से रिलेट करते हुए। उड़ीसा में अभी एक छात्रावास को आईएसओ ने प्रमाण पत्र जारी किया है। आईएसओ ने एक प्रमाण पत्र जारी किया है, यानी ई सर्टिफिकेट जारी किया है उस छात्रावास को, उस छात्रावास सर्टिफिकेट जारी किया है। अब वो सर्टिफिकेट जारी करने की क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट है आईएसओ से, आईएसओ ने उसको जारी किया है, इसलिए ये न्यूज़ जो है अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रही थी। अब आईएसओ क्या है? आईएसओ जो है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका अभी हाल ही में नेम भी चेंज हुआ है, उसका नेम हो गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी भारत में होने वाले स्टैंडर्ड को बैलेंस करने के लिए और उसकी देखरेख करने के लिए, जांच करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। तो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा में एक छात्रावास को ई सर्टिफिकेट जारी किया गया। इसका नेम अभी चेंज हुआ है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, यानी आप इसको BIS भी कह सकते हैं, BIS भी कह सकते हैं। पहले ये ISO था, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्थापना जो है, यानी कि ISO की स्थापना 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। और ये जनजाति समुदाय के बच्चों की देखरेख के लिए काम करती है, जन समुदाय के लिए और स्टैंडर्ड लिविंग के लिए काम करती है, स्टैंडर्ड लिविंग के लिए काम करती है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है, उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम जो हैं वो है नवीन पटनायक, सीएम जो है वो है नवीन पटनायक। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल, वर्तमान में राज्यपाल हैं गणेशी लाल। राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। सीएम के बारे में, वर्तमान सीएम कौन है? वो हैं नवीन पटनायक। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। आईएसओ की स्थापना 1986 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर इस समय न्यू दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आईएसओ जो है जनजाति समुदाय के बच्चों की देखरेख के लिए और स्टैंडर्ड लिविंग के लिए काम। अब बात करते हैं उड़ीसा के नेशनल पार्क, डैम और जीआई टैग से रिलेट करते हुए कुछ चीज़ों के बारे में। तो उड़ीसा के जो नेशनल पार्क है, 2 नेशनल पार्क है वहाँ पे, एक है भितरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क, पहला है भितरकनिका नेशनल पार्क। उड़ीसा के 2 नेशनल पार्क है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर बात होती है डैम की। डैम जो है, कौन सी फेमस डैम है? तो पहला है इंद्रावती बांध, जो इंद्रावती नदी पे है, जो है इंद्रावती नदी पे। दूसरा है हीराकुंड बांध, हीराकुंड जो है महानदी रिवर पे है। हीराकुंड बांध के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, हीराकुंड बांध पे रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध जो है कौन सी नदी पर है, महानदी पर है, या महानदी पर कौन सा फेमस बांध है? तो वो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस स्टेट में आता है? तो उड़ीसा में आता है। दूसरी बात, उड़ीसा में जीआई टैग भी है, जीआई
टैग से रिलेट करती हुई भी कुछ चीज़ें हैं कि किस चीज़ के लिए जीआई टैग मिला है उड़ीसा को। तो पहली बात है कि कोणार्क पत्थर पे नक्काशी करने के लिए उड़ीसा को जीआई टैग मिला है। कोणार्क पत्थर पे नक्काशी करने के लिए जीआई टैग मिला, यानी जो कारीगरी की जाती है कोणार्क पत्थर पे वही नक्काशी होती है। दूसरी, पट्टाचित्र बनाने के लिए उसको जीआई टैग मिला है, पट्टाचित्र बनाने के लिए उसको जीआई टैग मिला है। तीसरी बात, गंजम केवड़ा फूल, एक विशेष प्रकार के फूल हैं जो उड़ीसा में मिलते हैं, गंजम केवड़ा फूल, उस फूल के लिए भी जीआई टैग उड़ीसा को मिला हुआ है। 3 बातों के लिए उड़ीसा को जीआई टैग मिला हुआ है अभी तक, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है जीआई टैग किन किन बातों के लिए उड़ीसा को मिला है, या कोणार्क पत्थर नक्काशी के लिए कौन से स्टेट को जीआई टैग मिला है, तो वो उड़ीसा को मिला है। क्वेश्चन एक ही होगा, बस उसको थोड़ा सा बदल दिया जाएगा, लैंग्वेज उसकी चेंज कर दी जाएगी। तो नेशनल पार्क, डैम और जीआई टैग से रिलेट करते हुए उड़ीसा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो 7th न्यूज़ है वो है डॉक्टर रतन लाल के बारे में। डॉक्टर रतन लाल के बारे में, तो डॉक्टर रतन लाल कौन है? सबसे पहली बात कि डॉक्टर रतन लाल कौन है, तो डॉक्टर रतन लाल जो हैं वो इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं। इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं, इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं। और न्यूज़ ये है कि इनको 2020 का एग्रीकल्चर के फील्ड में, 2020 का एग्रीकल्चर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। एग्रीकल्चर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है डॉक्टर रतन लाल, जो कि इंडियन अमेरिकन सॉइल मिला क्यों है? नोबेल प्राइज़ मिला है सॉइल के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए और कृषि के क्षेत्र में, कृषि में फसलों की उपज को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया है, काम किया है। तो इनको और उस नोबेल प्राइज़ को नॉमिनेट करते हैं, उस नोबेल प्राइज़ को नॉमिनेट करते हैं, उसे नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, बट कॉमनली उसको हम कहते हैं वर्ल्ड फूड अवार्ड, वर्ल्ड फूड अवार्ड, उसको हम वर्ल्ड फूड अवार्ड कहते हैं। कहीं पे भी क्वेश्चन आया कि वर्ल्ड फूड अवार्ड किसको दिया गया था 2020 का, तो डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। और इसी वर्ल्ड फूड अवार्ड को एग्रीकल्चर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ के रूप में मानते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में कोई नोबेल प्राइज़ होता नहीं है, बट ये एग्रीकल्चर के फील्ड में सबसे बेस्ट जो अवार्ड है वो है, तो इसलिए इसको एग्रीकल्चर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ कहते हैं। वर्ल्ड फूड अवार्ड को 2020 का वर्ल्ड फूड अवार्ड डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है, जो कि इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं। इसका मतलब होता है कि भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट, भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत मेहनत किया है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में फसलों की उपज को बढ़ाया जा सके। और इस वर्ल्ड फूड अवार्ड की जो प्राइज मनी है, इस वर्ल्ड फूड अवार्ड की प्राइज मनी वो है 2.5 लाख US डॉलर, 2.5 लाख US डॉलर, ये इस वर्ल्ड फूड अवार्ड की प्राइज मनी है। ये इस वर्ल्ड फूड अवार्ड की प्राइज मनी है 2.5 लाख US डॉलर। ये डॉक्टर रतन लाल को मिला है, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट हैं, अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट हैं। 8th जो न्यूज़ है, 8 नंबर जो न्यूज़ है वो है मोशन पिक्चर्स एकेडमी से रिलेट करते हुए। मोशन पिक्चर्स एकेडमी जो है हॉलीवुड की मोशन पिक्चर्स एकेडमी है, हॉलीवुड की मोशन पिक्चर्स एकेडमी है, और इसने ऑस्कर के नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियमों को लागू करने की घोषणा की है, नए पात्रता नियमों को लागू करने की घोषणा की है हॉलीवुड की मोशन पिक्चर्स एकेडमी ने। हॉलीवुड की मोशन पिक्चर्स एकेडमी ने ऑस्कर के नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए रूल्स को लागू करने की घोषणा की। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी एकेडमी ने, हॉलीवुड की कौन सी एकेडमी ने
ऑस्कर के नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। क्वेश्चन ये आएगा, तो हम कहेंगे कि हॉलीवुड की मोशन पिक्चर्स एकेडमी ने ये घोषणा की है। हॉलीवुड की मोशन पिक्चर्स एकेडमी ने ये घोषणा की है। 9th नंबर जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है जून 14 को। जून 14 को या 14 जून को मनाया जाता है। सबने मनाया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अब ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है, क्या फैक्ट्स हैं इसके पीछे, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो WHO के द्वारा मनाया जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट किया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो स्टार्ट किया गया वो स्टार्ट किया गया 2004 से। 2004 से ये स्टार्ट किया गया, 2004 से स्टार्ट किया गया, यानी फर्स्ट टाइम ये 2004 में मनाया गया। फर्स्ट टाइम जो था ये 2004 में मनाया गया। किस लिए मनाया गया? इस दिन जून 14 के दिन, जून 14 के दिन, जून 14 के दिन बर्थ एनिवर्सरी है। जून 14 के दिन बर्थ एनिवर्सरी है, यानी हैप्पी बर्थडे है। बर्थ एनिवर्सरी है किसका? लैंड स्टेनर का। लैंड स्टेनर का। लैंड स्टेनर क्या है? एक साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं। लैंड स्टेनर एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और इन्होंने डिस्कवरी की थी RH फैक्टर की। इन्होंने डिस्कवरी की थी RH फैक्टर की, ये उनकी डिस्कवरी थी। इन्होंने RH फैक्टर की डिस्कवरी की थी, जो कि ब्लड चेकअप जब होता है तो उसमें RH फैक्टर बहुत मायने रखता है। RH फैक्टर चेक किया जाता है हर एक व्यक्ति का। तो लैंड स्टेनर ने, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, उन्होंने RH फैक्टर की डिस्कवरी की थी और इसलिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। 1930 में उनको लैंड स्टेनर को 1930 में, लैंड स्टेनर जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, तो इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था किसका? मेडिसिन का। मेडिसिन के क्षेत्र में इनको बेहतरीन काम करने के लिए, सबसे बेहतरीन काम करने के लिए 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लैंड स्टेनर को, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे लैंड स्टेनर के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। जून 14 को ही क्यों? क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि जून 14 को ही क्यों मनाया जाता है। तो उस दिन लैंड स्टेनर की बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। वे एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे और उन्होंने ब्लड के जो RH फैक्टर होता है उसकी उन्होंने डिस्कवरी की थी। RH फैक्टर की उन्होंने डिस्कवरी की थी। तो इसलिए लैंड स्टेनर के जन्मदिन को ही हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। और इस बार की इसकी थीम थी सेफ ब्लड। इसकी थीम थी, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम थी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि थीम क्या है। और इस बार की इसकी थीम थी सेफ ब्लड, सेफ ब्लड, सेव लाइव्स, सेफ ब्लड, सेफ लाइफ्स। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम थी सेफ ब्लड सेव किया गया और ये फर्स्ट टाइम 2004 में मनाया गया था। 2004 में मनाया गया था। लैंड स्टेनर ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने ब्लड में RH फैक्टर की डिस्कवरी की थी। उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है नोबेल प्राइज़ से रिलेट करते हुए किसके लिए मनाया जाता है, कहाँ के वो रहने वाले थे, उन्होंने डिस्कवरी क्या की थी और ये वर्ल्ड ब्लड डोनर थ्रू किसके थ्रू मनाया जाता है? तो WHO के थ्रू मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। 10 नंबर पे न्यूज है कैथी ल्यूंडर से रिलेट करते हुए। कैथी ल्यूंडर्स जो हैं,
कैथी ल्यूंडर्स को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। फर्स्ट वुमेन हेड बनाया गया है। पहली महिला प्रमुख है। कैथी ल्यूंडर्स को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। इसकी जानकारी नासा ने दी। इसकी जानकारी जो है नासा ने दी। नासा का फुल फॉर्म जो है वो है एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा का फुल फॉर्म है। तो इसकी जानकारी नासा ने दी। कैथी ल्यूंडर्स को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। इसकी जानकारी हमें दी। इसकी जानकारी नासा ने दी। नासा के प्रमुख जो हैं, नासा के प्रमुख यानी कि जिम ब्रिडस्टाइन ये नासा के प्रमुख हैं, हेड हैं इस टाइम। जिम ब्रिडस्टाइन ने ट्विटर के थ्रू इस बात की घोषणा की कि कैथी ल्यूंडर्स को नासा के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और ऑपरेशंस मिशन के लिए, नासा के ह्यूमन एक्सप्लोरेशंस ऑपरेशन मिशन के लिए चुना गया है। कैथी ल्यूंडर्स की उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने 1992 में निजी क्रू विमान की उड़ान भरी थी स्पेस में। कैथी ल्यूंडर्स की उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने 1992 में निजी क्रू विमान की उड़ान भरी थी। तो कैथी ल्यूंडर्स को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की पहली महिला प्रमुख उनको चुना गया है। इसकी घोषणा ट्विटर के जरिए की गई। घोषणा की कि उनको ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑपरेशन मिशन के लिए चुना गया है और इसलिए ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की पहली महिला प्रमुख हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है वर्ल्ड विंड डे से रिलेट करते हुए। वर्ल्ड विंड डे जो है वो 15 जून को मनाया जाता है। 15 जून या जून 15 को मनाया जाता है और ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा मनाया जाता है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा मनाया जाता है। और बात करें इस ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बेल्जियम में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। है। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। यानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का। और ये वर्ल्ड विंड डे ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि जून 15 को ऑर्गेनाइज्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीईओ वाले स्टूडेंट जो हैं बहुत ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को। इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, खास तौर पे बीईओ वाले और बैंकिंग का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। पीके मोहंती कमेटी क्या है? तो ये कमेटी जो है आरबीआई के द्वारा निर्वाचित की गई है। पीके मोहंती कमेटी। और इस पीके मोहंती कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है प्रेसिडेंट को। इस पीके मोहंती कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है प्रेसिडेंट को सितंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट इनको सौंपनी है। सितंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट ये लोग पेश करेंगे। और इनका काम क्या है? तो इनका काम है टू रिव्यू ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट बैंक्स। यानी प्राइवेट बैंक्स में क्या क्या काम हो रहे हैं, उनके शेयर में क्या बदलाव हो रहा है, किस तरह के उनके रिलेशंस हैं आरबीआई के साथ,
इन सब पॉइंट्स पे अपनी रिव्यू रिपोर्ट जो है उनको प्रेसिडेंट को सौंपनी है, वो भी सितंबर 2020 में वो रिपोर्ट इसको सौंपेंगे। और ये बनाया गया है आरबीआई के द्वारा पीके मोहंती कमेटी बनाई गई है। 13 नंबर न्यूज़ है के वेणुगोपाल से रिलेट करती है। के वेणुगोपाल कौन है? के वेणुगोपाल कौन है? पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, के वेणुगोपाल कौन है? के वेणुगोपाल जो है वो इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं। 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 अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और अटॉर्नी जनरल मतलब होता क्या है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल उसी को कहते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और न्यूज़ ये है इनके बारे में, न्यूज़ ये है कि इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। हिज टेन्यूर हैज़ एक्सटेंडेड बाई 1 ईयर। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसी 30 जून को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, बट अब ये उनका कार्यकाल 30 जून 2021 तक रहेगा। अब उनका कार्यकाल 30 जून 2021 तक रहेगा, 30 जून 2021 तक। इसलिए इन्हीं का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब ये 30 जून 2021 तक रहेंगे और इनका कार्यकाल जो है वो आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, और इस समय के वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के। और इस समय क्या न्यूज़ है? न्यूज़ यही है कि इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस से रिलेटेड करती हुई। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस से रिलेट करती हुई। अब ये रेमिटेंस क्या है? फैमिली तो समझ में आता है, रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस का मतलब होता है कि हमारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो विदेश में जा कर के पैसा कमाते हैं और वहाँ से वो पैसा हमारे देश में यानी हमारे पास भेज देते हैं। तो ये जो पैसा हमारे पास आता है तो उसको रेमिटेंस मनी कहते हैं, तो ये हो जाएगा कि विच मनी रिलेटेड टू फैमिली से रिलेट करता है, बट ये पैसा जो आता है वो बाहर से आता है, यानी कि विदेश से कमाया हुआ पैसा होता है। तो उस मनी को हम रेमिटेंस मनी कहते हैं। और ये इंटरनेशनल डे जो है वो 16 जून को मनाया जाता है, 16 जून को मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। और इसमें जो फर्स्ट नंबर पे कंट्री आती है, यानी सबसे बड़ा देश जहाँ पे मनी ज़्यादा जाती है विदेशों से कमा करके जो पैसा सबसे ज़्यादा जाता है जिस देश में, वो है इंडिया। यानी कि लार्जेस्ट रिसीवर की कैटेगरी में इंडिया सबसे पहले आता है। यानी इंडिया के लोग हर एक देश में फैले हुए हैं और वहाँ से वो पैसा कमाकर अपनी फैमिली के पास भेजते हैं। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट रिसीवर की कैटेगरी में सबसे पहले आता है। सेकंड पे आता है चाइना आता है, और थर्ड पे आता है फिलीपींस, सेकंड पे चाइना, और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट रिसीवर है वो है इंडिया। सबसे लार्जेस्ट रिसीवर जो है वो है इंडिया। ये इंटरनेशनल डे 16 जून को मनाया जाता है, यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। और रेमिटेंस का मतलब होता है कि विदेशों में जाना, विदेश में जा कर के हमारी फैमिली मेम्बर्स पैसा कमाते हैं और वो पैसा हम लोगों को वापस भेज देते हैं हमारे देश में। तो विदेशों से जो पैसा आता है उसको रेमिटेंस मनी कहते हैं। और ये इंटरनेशनल डे 16 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो रिलेट करती है
सीजीथोरैक्स सिकोसिरुमेनेसिस, सीजीथोरैक्स सिकोसिरुमेनेसिस से रिलेट करते हुए ये नाम बार बार नहीं लेंगे, वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। सीजीथोरैक्स सिकोसिरुमेनेसिस। अब ये है क्या? ये मछली की नई प्रजाति है, ये मछली की नई प्रजाति है, न्यू स्पीसीज ऑफ फिशेस, न्यू स्पीसीज ऑफ फिशेस, मछली की नई प्रजाति है जिसको फाउंड किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको फाउंड किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इसको फाउंड किसने किया? डॉक्टर के झा ने इसको फाउंड किया। और ये प्रोफेसर है, ये जो है प्रोफेसर है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर है। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है कहाँ? वहीं पासीघाट में, पासीघाट के नज़दीक है ये जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। तो के झा से रिलेट करता हुआ भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन है? ये इस समय प्रोफेसर है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज कहाँ है? तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट एक जगह का नाम है, पासीघाट में उसी के पास जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है। और इन्होंने ही मछली की ये नई प्रजाति की डिस्कवरी की है, खोज की है, इन्हें मिला है, जिसका नाम है सीजीथोरैक्स सिकोसिरुमेनेसिस, सीजीथोरैक्स सिकोसिरुमेनेसिस। इस नाम को बड़े अच्छे से याद रख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज हुई है। अब बात करते हैं एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स की। पैरालंपिक गेम्स यानी विकलांग लोगों का जो गेम होता है वो आने वाला है 2021 में, 2021 में ये डिक्लेयर हुआ है। अभी हाल ही में ये डिक्लेयर हुआ कि 2021 में मनाया जाएगा। और ये 4th एडिशन है, ये पैरालंपिक्स गेम का 4th एडिशन है, यानी चौथा संस्करण है, चौथी बार ये मनाया जा रहा है। और ये मनाया कहाँ जाएगा? बहरान में, ये मनाया जाएगा बहरान में, मनाया जाएगा बहरान में ये खेल होगा। बहरान के मनामा सिटी में ये खेल होगा, जो कि मिडिल ईस्ट में पड़ता है, जो कि मिडिल ईस्ट में पड़ता है। और ये चौथा संस्करण है, 2021 में ये खेल होगा, एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स। ये डिक्लेयर हुआ है, अभी हाल ही में ये डिक्लेयर हुआ। ये बहरान के मनामा सिटी में, मनामा जगह पे मनाया जाएगा, जो कि मिडिल ईस्ट में पड़ता है, जो कि मिडिल ईस्ट में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन सा एडिशन था, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो ये चौथा एडिशन था, यानी कि चौथा संस्करण था। ये पैरालंपिक्स गेम विकलांग लोगों का गेम होता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो यूएनएससी से रिलेट करती हुई है। यूएनएससी क्या है? यूएनओ की 5 एजेंसियां होती हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 5 एजेंसीज होती हैं, मेनली 5 एजेंसीज होती हैं जिनके थ्रू वो अपना काम करते हैं। उसमें से एक यूएनएससी भी है, उसमें से एक यूएनएससी भी है। और न्यूज़ ये है कि अभी हाल ही में इंडिया को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है, अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। और ये 8वीं बार ऐसा हुआ है, 8th टाइम्स इंडिया को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यूएनएससी का अस्थायी सदस्य के रूप में इंडिया को नियुक्त किया गया है। और अस्थायी सदस्य देश का कार्यकाल जो है वो 2 इयर्स का होता है। बात करें यूएनएससी की, तो यूएनएससी में 15 मेंबर्स कंट्रीज़ होती हैं, 15 मेंबर्स कंट्रीज़ होती हैं, 15 सदस्य देश होते हैं इस यूएनएससी में, जिसमें 5 जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, 5 स्थायी देश होते हैं इसके सदस्य। और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, 10 जो हैं वो अस्थायी देश होते हैं, 10 जो हैं वो अस्थायी देश हैं। उसी में से एक इंडिया को इस बार चुना गया है। और अब ये अगले 2 साल के लिए इस यूएनएससी का अस्थायी देश के रूप में मेंबर होगा, अस्थायी देश के रूप में मेंबर होगा। और इस यूएनएससी का ये हर एक देश को, जो भी अस्थायी देश है उसको एक बार यूएनएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो इंडिया का नंबर आएगा अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में यूएनएससी के अध्यक्ष देश के रूप में इंडिया अपना कार्य करेगा। यूएनएससी का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क सिटी में,
न्यूयॉर्क सिटी में यूएनएससी का हेड क्वार्टर है, यूएनएससी का हेड क्वार्टर है। बात करें यूएनएससी के स्थायी देशों की सूची की, स्थायी देशों की सूची की बात करें अगर, तो उसमें 5 देश हैं, उसमें 5 देश हैं। फर्स्ट पे है फ्रांस, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ में यूके और फिफ्थ में रसिया। इन 5 देशों को P5 कहते हैं, इन 5 देशों को P5 कहते हैं, यानी परमानेंट 5। P5 मतलब परमानेंट 5। ये 5 देश जो हैं वो स्थायी हैं और इसमें चाइना भी है, इसमें जो है चाइना भी है। तो चाइना ये नहीं चाहता कि इंडिया को भी स्थायी देशों की सूची में शामिल किया जाए, तो इसलिए वो बार बार दिक्कतें पैदा करता है। तो इस वजह से अभी तो यूएनएससी में इंडिया को अस्थायी देश के रूप में शामिल किया गया। हो सकता है आने वाले कुछ समय में इंडिया भी इसमें अस्थायी देश के रूप में शामिल हो जाए। जिस तरह से कोविड-19 के महामारी के क्षेत्र में इंडिया ने अपने आप को खड़ा किया है, तो उससे ये यूएनएससी कदम उठा सकता है कि हाँ, इंडिया को भी स्थायी देशों की सूची में शामिल किया जाए। तो ये चाइना की वजह से दिक्कत बार बार पैदा होती रहती है। तो ये 5 देश जो हैं वो स्थायी सदस्य देश हैं यूएनएससी को, इनको P5 कहते हैं, यानी परमानेंट 5। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है वोल्केन बोजकिर से रिलेटेड करते हुए। वोल्केन बोजकिर कौन है? वोल्केन बोजकिर कौन है? तो वोल्केन बोजकिर जो है ये न्यू प्रेसिडेंट है, न्यू प्रेसिडेंट है किसके? यूएनजीए के, यूएनजीए के। यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली भी कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में वोल्केन बोजकिर को नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल होता है, टेन्यूर 1 ईयर का होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 ईयर का होता है। यूएनजीए का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, वो न्यूयॉर्क सिटी में है, वो न्यूयॉर्क सिटी में है। और ये जिस असेंबली के नियुक्त हुए हैं, ये जिस असेंबली के न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं वो 75th असेंबली है, 75th असेंबली है, यानी कि 75th न्यू प्रेसिडेंट है। ये 75th प्रेसिडेंट हैं वोल्केन बोजकिर। टेन्यूर है इनका 1 ईयर, 1 साल का कार्यकाल है इनका, 1 साल का इनका कार्यकाल है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में पड़ता है। यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा। यूएनजीए का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में बता दे रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं वोल्केन बोजकिर। नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं वोल्केन बोजकिर। तो ये था करंट अफेयर्स जो जून 14 से लेकर के जून 20 तक का था। नेक्स्ट एडिशन में हम न्यू जून 21 से लेकर के हाजिर होंगे करंट अफेयर्स की इस वीकली सीरीज में। वीकली सीरीज को बहुत ध्यान से देखिए, ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम में आता है, ये उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं इस वीकली सीरीज में।